नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीए न्यूज। आज हम आपको संदेश देने के लिए हमने आमंत्रित किया है अजीत कुमार जी, जो फॉरेन डिपार्टमेंट के सदस्य हैं, खासतौर में नेपाल से संबंधित के जानकार भी हैं और तमाम खासतौर में इकोनॉमिक्स भी हैं। और हम आपको संदेश देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। आज जी हमारे एनबीए न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। जी, वास्तव में अभी पहला सवाल यह है कि नेपाल से संबंधित हम बात रखना चाहेंगे, जो पहले और अब में, जब राजा काल में और लोकतंत्र में क्या फर्क मिला है? देखिए, क्या है कि दोनों के समय में जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो लोगों के मैक्सिमम भलाई के लिए होता है कि हम नेपाल के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, डिप्लोमेटिक रूप से कैसे उसको एक अच्छे स्थान पर प्लेस कर सके। अब दोनों का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। एक समय था कि जब नेपाल के राजा थे, उससे पहचान से फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट था, वो तो एक हेड ऑफ द स्टेट होते थे और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरा होता था। जब 2047 में नेपाल संवत के हिसाब से जब वहां सरकार आई तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हुआ, वहां पर एक चुनी हुई बहुदल लोकतंत्र आया, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी शुरू हुई, हेडेड बाय द किंग, जिसका एक मॉरल जो अथॉरिटी था, जो हेड ऑफ द स्टेट था, वो राजा था। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को, डेमोक्रेसी की एक बड़ी विशेषता होती है कि उसमें लोगों को अपने अभिव्यक्ति की आजादी होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, और उनको ये राइट होता है कि जिसको हमने चुना है, यदि ये उनके इच्छा के अनुरूप या उनके आकांक्षा के अनुरूप यदि वो परफॉर्म नहीं करता है तो डेमोक्रेसी में इलेक्टोरेट को, जो वोटर है, उसको एक पावर है कि उसको बदल सकता है। वो अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकता है, उनकी कमियों को उजागर कर सकता है, मीडिया में दे सकता है, और जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनको ये बाध्य कर सकता है कि वो जनता के आकांक्षाओं पर खड़ा उतरे, चाहे वो देश की सुरक्षा का सवाल हो या देश के समृद्धि का सवाल हो या सोशल इक्वालिटी का सवाल है। जो लोग पिछड़ के रह गए हैं, जो लोग नहीं ठीक से हो पा रहे हैं, वहां की शिक्षा, चिकित्सा सब ठीक प्रकार से हो। मेरा कोर एरिया क्या है? गवर्नेंस है। मैं गवर्नेंस पे काम करता हूं। गवर्नेंस का मतलब होता है कि एजेंडा ऑफ गवर्नेंस में 10 पॉइंट को हम रखते हैं। किसी भी सरकार को उस पॉइंट पर फोकस रखना चाहिए। पहला है, हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान ये मिले। दूसरा, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई ये मिला कम से कम, कि एजुकेशन तक उसकी एक्सेस हो, अस्पताल तक एक्सेस हो, उसको खाने बिना कोई ना रह जाए, उसको बेसिक एम्यूनिटी अवेलेबल है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है गवर्नेंस का, जिसमें बिजली, सड़क, पानी। बिजली, सड़क, सबको स्वच्छ पीने का पानी हो, हर खेत को सिंचाई पहुंच जाए, जहां पर नहीं पहुंचे हो सिंचाई की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से रोड्स हो। जब रोड्स अच्छा होता है तो क्या होता है कि उस देश में जो औद्योगिकरण है, आर्थिक विकास है, वो रोड को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मॉडर्न भाषा में आर्टरीज ऑफ द, उस देश की आर्टरीज मानते हैं। नस में जैसे खून चलता है और हर जगह तक ले जाता है, तो जिस देश में जितना ही अच्छा रोड्स अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस देश की उतनी अच्छी प्रगति होती है। एक बार मैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी, उनके ऑफिस में मैं गया तो एक कोटेशन उस पर लिखा है कि लोगों ने कहा कि अमेरिका की सड़कें बहुत अच्छी हैं। वहां के प्राइम मिनिस्टर से, निक्सन से किसी ने पूछा कि अमेरिका की सड़कें बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका देश बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसलिए अच्छा है कि वहां की सड़कें बहुत अच्छी है। और जिस देश में जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ट्रांसपोर्ट, रोड, बंदरगाह, वो उस देश की आर्थिक प्रगति उतनी तेजी से होगी। तो बेसिक एम्यूनिटीज, बिजली, सड़क, पानी ये चाहिए। दूसरा, आम आदमी की सुविधाओं के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई। और दूसरा, जस्टिस और लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा और न्याय। हर आदमी को सुरक्षा मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, जो पीछे रह गया है उसको आगे लाने का काम करें। एक काम सरकारों का है
तो डेमोक्रेसी में है कि जो लोगों तक ये सब सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो उनके पास एक जबान है कि वो सड़क पर खड़ा होकर उसके डिमांड कर सकते हैं, वो मीडिया में दे सकते हैं, उसके लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और उनका चुना हुआ प्रतिनिधि उनके हिसाब से काम नहीं करता है तो उसको बदल सकते हैं। बिल्कुल। खासतौर में नेपाल और भारत का संबंध आपको क्या लगता है? हमेशा सदियों से रोटी बेटी मित्रता तो है ही, प्लस और क्या हो सकता है और प्रगाढ़ बने, क्योंकि बीच बीच में कभी ऊपर नीचे चलता रहता है, तो ऐसा ना हो और प्रगाढ़ बने और ऐसा नौबती ना आए कि नीचे ऊपर होने की, तो ये क्या कैसे हो सकता है? देखिए 3 लेवल पर उसके संबंध है नेपाल भारत के। एक तो हमारा सिविलाइजेशनल कनेक्टिविटी है। सिविलाइजेशनल कनेक्टिविटी है कि यदि हम पौराणिक दृश्य देखेंगे तो हम एक डीएनए के लोग हैं, एक ही तरह के लोग हैं, हमारे त्योहार एक हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति एक है, रिलेशंस हमारे रहते ही हैं, हमारे तीर्थ स्थान एक हैं, हमारे भगवान एक हैं, बिल्कुल हमारे सब कुछ है। दूसरा 2 देश है, हिंदू बड़ी मात्रा में हिंदू हिंदू मत को मानने वाले दोनों देश हैं, तो उस तरह से हमारी एक सिविलाइजेशनल कनेक्टिविटी है। लेकिन 2 सॉवरेन स्टेट्स हैं, 2 संप्रभु राष्ट्र हैं। 2 संप्रभु राष्ट्र के अंतर्गत ये रहता है कि हर देश को अपने देश में अपने तरह से उसको चलाने का, वहां के लोगों के आकांक्षाओं के हिसाब से उस सरकार को चलाने की एक उनको स्वतंत्रता है। कालखंड में एक बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी थी, तो वो उसको लेकर के सरकारी लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर कुछ रिलेशंस हैं, डिस्प्यूट्स होते रहते हैं उसके बीच बीच में। वो दोनों देशों के सुरक्षा कंसर्न से जुड़ा हुआ है। कई बार भारत के सुरक्षा कंसर्न से जुड़ा हुआ है, कई बार नेपाल की सुरक्षा कंसर्न से भी जुड़ा हुआ है। तो वो एक मेच्योरिटी के लेवल तक ले जाकर के उसको सॉल्व करना चाहिए। अब चूंकि मैं बहुत बॉर्डर इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं अपना कोई एक्सपर्ट कमेंट नहीं दे सकता, लेकिन उस लेवल पर एक प्रॉब्लम रहता है, दोनों देशों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। आप सजेशन दे सकते हैं। सजेशन दे सकते हैं, बट मुझे इसमें एक ही कहना है कि जब भी हम डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम क्या है दोनों देशों की, कि हमारे पॉलिसीज को बाहर के देश इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि हम अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विदेशी ताकतें पर निर्भर रहते हैं। तो जब कोई देश हमारे देश में किसी भी लेवल पर पैसा लाता है, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाता है, या ग्रांट के नाम पर लाता है, या लोन के नाम पर देता है, या बहुत सारे जो INGO हैं उनको फंडिंग करता है, तो उस लेवल पर वहां पर एक लॉबिंग ग्रुप रहते हैं जो कई तरह के नॉनसेंस खड़ा करते रहते हैं। भारत में भी करते हैं, नेपाल में भी करते हैं। तो क्या है कि जब पॉलिसी इंटरवेंशंस में बाहरी ताकतें आती हैं तो और हमारे संबंध बीटर हो जाते हैं, क्योंकि बाहरी ताकतें जब हमारे पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो हमारे बहुत सारे जो सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक जो रिलेशन है वो छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि किसी भी देश के बॉर्डर का संबंध उस लोगों को इमोशनली कनेक्शन होता है। यदि किसी को भी लगता है कि किसी देश ने हमारे जमीन को कब्जा कर लिया है या किसी मेरे जगह को कब्जा कर लिया है, तो वहां के लोग उसमें आ जाते हैं, इमोशंस में आ जाते हैं, फिर उसमें बिटरनेस बढ़ जाती है। कई बार पॉलिसी के लेवल पर नेपाल सरकार से भी गलती होती है, भारत सरकार से भी गलती हो जाती है, ड्यू टू सम इंफॉर्मेशन, ड्यू टू सम ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन, ड्यू टू सम आउटसाइड पावर्स, वेस्टर्न पावर इन्फ्लुएंस। क्योंकि हमारे देश को बहुत तरह की चीजें, अब हमारे देश में क्रिश्चियनिटी है, चर्च चलते हैं, फॉरेन फंडेड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, उस देश में कई तरह के न्यूसेंस क्रिएट करते रहते हैं। और पॉलिसी इंटरवेंशंस में जब बाहरी ताकतों का रोल बढ़ता है, चाहे भारत में बढ़ता है चाहे नेपाल में बढ़ता है, तो हमारे बीच में बहुत सारी कटुता पैदा। अब मेरा ये कहना है कि जो देशों के बीच में डिस्प्यूट है, तो एक मेच्योरिटी पर लेवल पर ले जाकर उसको देश को मिल करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि नेपाल के अंदर भी, जहां तक एक किसी भी कंट्री में एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो नेपाल में अब जाके ये जनरेशन कुछ साक्षरता हुई है। इससे पहले की जनरेशन बहुत ही कम साक्षरता था नेपाल के, भारत में भी। तो अब जो है नेपाल को तरक्की करने के लिए आपको क्या लगता है, क्योंकि आप वहाँ रहे भी हैं, आपको पता होगा कि नेपाल को इकोनॉमिकली बढ़ने के लिए क्या आपकी तरफ सजेशन? देखिए, पहले लेवल पर अभी भी मैं कहूंगा कि नेपाल में यदि करना है तो 2 चीजों पर
नेपाल के मैं बहुत सारे यंग जनरेशंस के लड़के हैं वहाँ नेपाल के, जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के जाते हैं। नेपाल की ये प्रॉब्लम है कि हमारे सरकारों ने अभी तक उनको इस तरह का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं दे पाई है कि हम अपने बेस्ट टैलेंट को अपने देश में रह करके उनके स्किल का फायदा लें। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, देश के साइंटिफिक डेवलपमेंट करने में, देश के आईटी सेक्टर को डेवलप करने में भारत पीछे, लेकिन फिर भी भारत ने एक इकोसिस्टम बनाया। जैसे हमारा $200 बिलियन का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है भारत का, क्योंकि हमने एक आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया। अब धीरे धीरे मोदी सरकार आने के बाद, या पहले से भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा काम किया, रोड्स पर अच्छा काम किया, एयरपोर्ट पर अच्छा काम किया, और उसके प्राइस पर भी बहुत काम किया। तो इस नाते अब देश में धीरे धीरे लगभग 70% 80% इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान का ठीक हो गया है। हमारे देश में स्टार्टअप इंडस्ट्रीज बढ़ने, कुछ हमारे देश में कोई 1500 यूनिकॉर्न्स हैं जिनका 1000 करोड़ के ऊपर जिनका टर्नओवर होता है। स्टार्टअप इंडस्ट्रीज का हब खड़ा, जैसे उड़ीसा एक देश है जिसमें बड़े बड़े दुनिया की PwC कंपनी एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स को ला करके चुन रही हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम हो रहा है। यंग जनरेशन जो आ रहे हैं उनको इंडस्ट्री शुरू करने के लिए सरकार मुद्रा लोन दे रही है, और बहुत तरह के स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। हमारे जमाने में, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि छोटी सी चीज से, कि जब हम कभी दिल्ली एयरपोर्ट से आते थे और टैक्सी पकड़ते थे तो कर्नाटक से आने का लोग 1000 रुपए लेते थे। आज हम वहां से ओला बुक करते हैं तो 250 रुपए में आ जाता है। तो क्यों कंपटीशन बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो रहा है, हर तरह का मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है। अब पहले हम एक जमाने में यहाँ से मेरठ जाने में हमको 2-3 घंटे लगते थे, आज हम 45 मिनट में जा सकते हैं वहां पर। आप रुड़की में ये रहते हैं हमारे रोहित, हरिद्वार जाने में कितना प्रॉब्लम था, 5 घंटा 6 घंटा लगता था, आज 3 घंटे में हम पहुंच सकते हैं। तो ये हर जगह अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रोड सर्विस बढ़ रही है, लेकिन लॉट ऑफ गवर्नेंस डेफिसिट्स है भारत में, मैं उसको इनकार नहीं करूंगा। अभी बहुत चीजें माइल्स टू ट्रेवल, अभी माइल्स ट्रेवल करके वहां तक पहुंचना है। लेकिन एक बात में दोनों देशों के, भारत से भी और नेपाल से भी, वहां के लोगों से, वहां के ओपिनियन मेकर से, वहां के सिविल सोसाइटी से, वहां के मीडिया से, वहां के इंटेलेक्चुअल से, वहां के साइंटिस्ट से, वहां के टेक्नोक्रेट से, वहां के ब्यूरोक्रेट से एक आग्रह करना चाहूंगा कि हमारी प्रायोरिटी में, हमारे देश के प्रायोरिटी में गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट को फोकस किया जाए। हमारे जो डिस्प्यूट के इश्यू वो चले, उस पर हम बात करें, उसको भी सुलझाएं, छोड़े नहीं। लेकिन पहले क्या है कि जो बेसिक एम्यूनिटीज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एजुकेशन डेवलपमेंट है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट है, एयरपोर्ट्स है, ये सब अच्छी तरह से बने ताकि हम एजुकेशन का विकास करें, हम ट्रेड का विकास करें, और भी क्या पोटेंशियल एरिया है, जैसे नेपाल का पोटेंशियल एरिया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसके लिए भारत जैसे देश है, मार्केट है जहां एनर्जी कंजम्पशन से, तो भारत और नेपाल के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट्स है, हम उसको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करके और एनर्जी एक्सपोर्ट करके उस ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस कर सकते हैं। वो एक पोटेंशियल एरिया है जिस पर काम करने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पे विविधता यानी अनेकता में एकता का संदेश भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक नया पॉलिसी लाती है देश हित में या जनता हित में, तो कहीं ना कहीं स्टेट्स में खपा होती है। ये एक लोकतंत्र का भी, लेकिन फिर भी ऐसा एकतावत क्यों नहीं? फेडरल स्ट्रक्चर से क्या है कि फेडरल स्ट्रक्चर होता क्या है कि हमने जब स्वतंत्रता के बाद 1947 में फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट चुना, वो जो इंग्लैंड में सिस्टम था, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम चुना, क्योंकि भारत कल्चरली, सिविलाइजेशनली उसकी कनेक्टिविटी है जो शंकराचार्य ने शुरू किया। तो शंकराचार्य केरल के थे, सुदूर दक्षिण के थे, और उन्होंने एक बनाया सिस्टम कि एक उन्होंने पीठ बनाया, बद्री का आश्रम यहाँ पे, जोशीमठ उत्तरायण नहीं पहले बनाया। हमने 47 के बाद फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस चुना। शंकराचार्य तो वो बहुत पहले की बात, बहुत पहले, जब भारत की एकात्मता को बनाने के लिए उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, एक द्वारिका में, एक जोशीमठ में,
एक उड़ीसा में और एक कश्मीर में, शारदा पीठ जो आज पीओके में। अब देखो उन दोनों में कितने आर्थिक, उसका कितना इकोनॉमिक रिलेशंस भी था कि नारियल सबसे ज्यादा पैदा होता था केरल में, लेकिन सबसे ज्यादा वो चढ़ता था वैष्णो देवी पे। तो एक सिविलाइजेशनल कनेक्टिविटी थी जिसमें व्यापार आधार था और सिविलाइजेशन भी था। तो उस देशों को इस देश की सिविलाइजेशन कनेक्ट करने के लिए शंकराचार्य ने काम किया। फिर उसको राजनीतिक रूप से स्ट्रेंथन करने के लिए चाणक्य ने काम किया कि भारत को उसके यूनिफिकेशन के लिए, उसकी यूनिटी स्ट्रेंथन के लिए काम किया। बट बहुत सारे मुगलों का आक्रमण हुआ, अंग्रेज आए, तो हमारी जो एकात्मता थी उसमें बहुत सारे अंतर आया। अब बहुत लंबे समय तक हमारे देश पर जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा या जो पॉलिटिकल लीडर थे उनके ऊपर एक कॉलोनियल सिस्टम का असर था माइंड पर। सब ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ कर आए थे, उसी फॉर्म में सोचते थे। 1917 में सोवियत रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें कम्युनिज्म एक दुनिया का बड़ा आइडियल माना जाता था, उससे भी प्रभावित थे। उसमें क्या हुआ कि जो फॉरेन आर्किटेक्टेड आइडियोलॉजी इस देश में चला, उसके कारण बहुत सारे सोशल कन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गए। हमारे अंदर की भी कुछ प्रॉब्लम था, जातियों में बटा था, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट था, मुगलों का आक्रमण था, धर्म के आधार पर स्वतंत्रता आने से पहले धर्म के आधार पर भारत के 2 टुकड़े हो गए थे। जो दूसरा देश बना पाकिस्तान, उन्होंने अपने देश में इस्लामिक स्टेट बनाया, वहां पर वहां के कानून भी इस्लाम के हिसाब से चला। लेकिन हमारे देश में जो कानून बना वो सबके लिए था। उसमें हमारा संविधान किसी भी सोसाइटी को किसी भी लेवल पर कोई भेदभाव नहीं करती सबकी, बल्कि यहाँ के अल्पसंख्यक समाज को संविधान में ज्यादा राइट है। आर्टिकल 29, 30 दो ऐसे धाराएं हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो यहाँ के अल्पसंख्यक समाज को, कोई भी अल्पसंख्यक जो भी है, उनको ये अधिकार देता है कि वो अपने हिसाब से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। तो संविधान के आधार पर किसी भी पहचान के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है। और भी जो लोग बहुत ज्यादा नीचे दबे थे, दलित समाज थे, उनके लिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आरक्षण का प्रावधान किया, एजुकेशन में भी आरक्षण का प्रावधान किया, राजनीति में भी पार्लियामेंट की 1/4 कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व किया दलित समाज के लिए और आदिवासी समाज के लिए, ट्राइबल सोसाइटी के लिए, फिर बाद में उनके नौकरी में, उनको प्रमोशंस में, ताकि वो भी यहाँ के जो इलिट सोसाइटी था उस आरक्षण का आधार पाकर उसके बराबर पर आ सके और एक लेवल पर फेयर लेवल कंपटीशंस में हो सके। क्योंकि यदि कोई भी देश में यदि सोशल कन्फ्लिक्ट रहेगा, सामाजिक भेदभाव रहेगा, तो देश प्रगति नहीं कर सकता। बट क्या है कि हमारे देश के पॉलिसीज को, चूंकि हम शुरू में आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े थे, आज भी पिछड़े हैं, लेकिन हम कवर अप कर रहे हैं। हमारे देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो $650 बिलियन के आसपास है। एक नहीं था, एक समय था कि 91 में जब देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे तो हमारी एक सप्ताह के लिए पेमेंट करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। हमको उस समय अपने मुद्रा का डिप्रिसिएशन करना पड़ा, सोना गिरवी रख करके IMF से लोन लेना पड़ा। लेकिन अटल बिहारी सरकार आते आते हमने सारा कर्ज भी चुकाया, अपना सोना भी वापस लाया और एक मनमोहन सिंह के समय में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था उसको स्पीड अप किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण हमारे देश ने हर फील्ड में अच्छे से प्रगति किया। लेकिन स्टिल अभी भी मैं कहता हूँ 8 माइल्स टू ट्रेवल, आज भी अभी बहुत करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है, 130 करोड़ की जनसंख्या है। लेकिन फिर भी सरकार ने पहले क्या था कि जैसे मान लो कहीं नेचुरल कैलेमिटीज आती थी तो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर जो सहायता जाता था, सरकार जो पैकेज देती थी वो भ्रष्टाचार तक लोग खा जाते थे। लेकिन सरकार ने कम से कम 70 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले। यदि किसी को कहीं आपत्ति आती है, अभी जैसे कोविड में था, उनको सहायता देना था, तो जस्ट 1 क्लिक से सबके अकाउंट में पैसे पहुंच जाते थे। आधार कार्ड के आधार पर सबको अनाज मिल जाता था। तो अब वो प्रोसेस जो पहले एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, यशस्वी प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो कहते थे कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। आज दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 99 पैसे नीचे पहुंच रहा है, क्योंकि गांव में सड़कें बन रही है, लोगों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। यदि कोविड में प्रॉब्लम था तो सबको अनाज भी बांटा सरकार ने, फ्री में वैक्सीनेशन लिया, लगभग 100 करोड़ से ऊपर लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, 80 करोड़ लोगों का डबल वैक्सीनेशन हो गया और फ्री में वैक्सीनेशन हुआ। 2 साल तक लोगों को फ्री में अनाज दिया,
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे लोगों को आवास मिला यहाँ पर। तो सरकार का जो पॉलिसी का 1 रुपया है जो दिल्ली से चलता है तो आज 90% नीचे पहुंच जाता है। पहले 1 रुपया चलता था तो 10% पहुंचता था। तो भारत सरकार ने अपने गवर्नेंस में, इम्प्लीमेंटेशंस में, पॉलिसीज को, सरकार के स्कीम को नीचे तक ले जाने में बहुत अच्छा काम किया। खासतौर से मोदी जी बहुत ही फोकस्ड आदमी है लेकर के, उनको लगता है कि सरकार के संसाधनों का ठीक से उपयोग होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे देश में हमने राष्ट्रवाद को चुना। राष्ट्रवाद वो नहीं जो जर्मनी ने अपनाया था कि बाकी लोगों को, हमारा राष्ट्रवाद है हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की समृद्धि और हमारे देश में एक सामाजिक समरसता। अजय जी, आज खासतौर में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस भी है। तमाम मित्रताओं को, इस कल्चर को ध्यान में रखते हुए अंतिम सवाल है, तो आज मित्रता दिवस के मौके पर भी 2 शब्द। मित्रता दिवस से क्या है कि नेपाल से हमारा क्या है कि मैं बहुत विदेश गया नहीं हूँ, एक इंग्लैंड गया हूँ और नेपाल में मेरे लंबे समय तक रहने का कारण है। नेपाल में मैं 8 साल रहा, मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और वो बहुत अच्छा देश है। नेपाल और भारत एक सिविलाइजेशनली कनेक्टेड 2 संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र हैं जिनकी बीच बाउंड्री है, 2 देश हैं, लेकिन हमारा सोल एक सोल है। तो बाउंड्री पड़ जाए, जमीन पर बाउंड्री है, उसका रिस्पेक्ट हो। मन के बाउंड्री को हम कितना तोड़ सकते हैं दोनों देशों के बीच, इसका हमारा प्रयास रहा। मैं 8 साल नेपाल में रहा हूँ, वहां का नमक खाया। जब 21 साल की उम्र का था तो मैं नेपाल गया था और बहुत मन से वहां पर मैंने काम किया। यूनाइटिंग हिंदू सोसाइटी के लिए काम करता था। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि किसी भी आधार पर दोनों देशों के बीच में भेदभाव ना हो। जो संघर्ष के इशू हैं, जो डिस्प्यूट के इशू हैं, वो दोनों देशों के एक्सपर्ट्स मिल करके ईमानदारी से किसी बाहरी देशों के प्रेशर में न आकर करें, वो अपना स्वतंत्र करें। कोई नहीं कि कभी चीन इन्फ्लुएंस हमारी पॉलिसी को करे, कभी अमेरिका हमारी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करे। तो बाहरी देशों के इन्फ्लुएंस में हम अपने देश की पॉलिसी को ना बनाए। नेपाल के ब्रॉडर इंटरेस्ट में, वहां के नागरिकों के, वहां के जनता के, वहां के देश के जो ब्रॉडर इंटरेस्ट में सवाल है, वो भारत के साथ बैठ करके आंख में आंख मिला करके बात करें। उसमें एक ही शर्त है कि बाहर देश के इन्फ्लुएंस में ना करें, वो अपने स्वतंत्र लेवल पर सोचे, जो कर सकते हैं करें। और भारत भी किसी दूसरे के इंटरेस्ट में ना करे, यहाँ पर भी उस तरह से बात करें। और एक जो हमारे सोलफुल रिलेशंस है, हमारे जो आत्मा का संबंध है, उसको और प्रगाढ़ किया जाए ताकि जो जमीन पे दूरी है उसको कम किया जा सके। बिल्कुल अजय, हमें एनबीआई न्यूज के लिए आपने काफी कीमती समय दिया और हम फिर बुलाने के पश्चात से अभी हम विदा ले रहे हैं आप लोगों से। हमारे एनबीआई न्यूज में समय देने का आपका बहुत धन्यवाद हेमंत जी। आपने मुझे, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, बट आपने मेरे विचार को सुना। मैं नेपाल में रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल में कभी आना भी नहीं चाहता, टीवी मीडिया में से दूर रहने वाला आदमी। हमारी जो ट्रेनिंग हुई, हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, तो हमको पीछे रह करके काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, जेन्युइन बातें करनी है, उसमें कोई मैनिपुलेशंस नहीं है। किसी को खुश करने के लिए नहीं कहना है, किसी को दुख देने के लिए नहीं कहना है। बस अपने से जो सच बात है वो सच कहना है। कभी कड़वा लगे तो उस कड़वे को भी बर्दाश्त करना है, और कोई मीठी बात है तो उसको बहुत वो नहीं होना है। तो हम एक देश के रूप में, एक ब्लॉक के रूप में नेपाल के साथ एक आत्मिक रिलेशन ये है कि दुनिया का एक हेरिटेज नेशन जो हिंदू देश था, संयुक्त राष्ट्र संघ के उसमें वो रिकॉग्नाइज था। एक देश हिंदू देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिसको रिकॉग्नाइज किया था। आप उसको हिंदू देश ना मानते, हेरिटेज देश ही मानते, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी बाहरी ताकतें, सभी सेकुलरिज्म के नाम पर, कभी क्रिश्चियन मिशनरियों के इन्फ्लुएंस में, जो भारत ने वो वही नेपाल में होकर के उसको सेकुलर बना दिया। अब मुझे नहीं पता कि जब हिंदू राष्ट्र था तो वहां क्या प्रॉब्लम था, आज सेकुलर देश है तो वहां क्या अच्छा हो गया? कुछ भी नहीं था। सारे धर्मावलंबियों को सुविधा थी, वहां ईद बकरीद की छुट्टी होती थी, वहां क्रिसमस मनाया जाता था, कन्वर्जन चल रहा था, दरबार के सामने मस्जिद था, वहां नमाज भी होता था। वो हिंदू राष्ट्र में भी होता था। सेकुलर क्यों बनाया? एक हेरिटेज स्टेट को खत्म कर दिया इन इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन फोर्सेस। मैं अभी भी चाहूंगा कि वहां के लोगों को हिंदू आने से किसी भी धर्मावलंबी को कोई दिक्कत नहीं होती। हिंदू आज तक दुनिया में किसी भी धर्मावलंबी को अपने हिसाब से कष्ट नहीं देता है, वही कष्ट देते हैं। हिंदू देश में भी वो कष्ट देते हैं।
तो इस आधार पर नहीं होना चाहिए। और अपने जो हेरिटेज सिविलाइजेशंस है, इतनी पुरानी परंपरा है, जहां पर पत्थर को, चींटी को, नदी को, पेड़ को प्राकृतिक के संरक्षण संवर्धन के रखने के लिए इनको भगवान मान के हम पूजा करते हैं। हम पत्थर की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, हम कबूतर को दाना देते हैं, हम चींटी को चीनी देते हैं। ये इसको भगवान की तरह मानते हैं, इसलिए नहीं कि वो भगवान है। भगवान तो हर चीज में हम मानते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव में ईश्वर है। तो हम प्राकृतिक के संरक्षण संवर्धन को करने के लिए भी इस प्राकृतिक प्रदत्त चीजों को भी भगवान मान के पूजा करते हैं। इतनी ममता नदियों से भी, जहां माता कह के बुलाते हैं। क्या ठीक है।